जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिस्ट्री का। कल आपका पेपर है और क्लास 12 में आप जानते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12 में उन सभी लोगों के लिए हिस्ट्री का पेपर 100 नंबर का आता है और उसी का हम लोग मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक ना। ये मॉडल पेपर जो आपके सामने अभी हम लेकर आए हैं इसमें आपको बता देते हैं कि ये टोटल 100 नंबर का रहेगा और हर एक क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं और साथ साथ में जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं उसी से रिलेट करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन के आपको जवाब भी दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं रहेगा जिसका आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो या फिर बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, कोई भी क्वेश्चन और अथवा तक के क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सभी क्वेश्चन की जवाब आपके सामने हम रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम लोग सभी क्वेश्चन के जवाब जो है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसमें आपको 15 मिनट जो मिलते हैं पढ़ने के लिए। ये प्रारंभ के 15 मिनट आपको जितने भी परीक्षार्थी रहते हैं उनको पढ़ने के लिए दी जाती है। सब आप जानते हैं, इन सब पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इस बात पे हमें ध्यान देना है कि सभी प्रश्न करने हैं। और इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं और इस 5 खंडों में अगर हम लोग बात करें तो जो खंड आ है ये आपका खंड का है, इसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और खंड खा में आपके 5 अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। खंड गा में 6 लघुत्तरी प्रश्न आते हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरी यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं। तथा जो लास्ट में एक रहता है जिसमें हम जानते हैं तिथि और मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहते हैं। अब आपको हम बता दें जो आपका खंड आ है यानी कि जिसे हम का कहें, एक खंड का में आपके 10 बहुविकल्पी 10 नंबर के ही रहते हैं। ये 10 नंबर के ही रहेंगे। लेकिन जो आपका खंड खा है इसमें जो आपके 5 नंबर हैं ये भी आपके 10 नंबर के रहेंगे क्योंकि 2-2 नंबर के रहते हैं। फिर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो आपका 6 इधर 6 क्वेश्चन जो आपके दिख रहे हैं ये 6 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहते हैं जिससे 30 नंबर आपको मिलते हैं। फिर इधर हम लोग देखेंगे तो 3 जो विस्तृत उत्तरी आपको दिख रहे हैं यही 3 विस्तृत उत्तरी 10-10 नंबर के रहते हैं। तो 30 यहाँ से आपके हो जाएंगे 30 नंबर। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 10 नंबर, ठीक ना। इधर से ये 10 नंबर और यहाँ से आपको 30 नंबर और यहाँ से आपको 30 नंबर। तो टोटल 30-30 60-20 80 नंबर यहाँ से आपको हो जाते हैं। ये 80 नंबर आपके टोटल। लेकिन अगर इन 80 नंबर में हम लोग बात करें तो ये जो 80 नंबर आपके आए हैं इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक जो है लास्ट में बचता है जो यहाँ पे ऐतिहासिक घटना से, ठीक ना, ऐतिहासिक घटना आपकी रहती है और ऐतिहासिक घटना के साथ साथ आपका जो है मानचित्र रहता है। तो ऐतिहासिक घटना और मानचित्र से यहाँ से 10 नंबर और यहाँ से 10 नंबर, तो ये मिला के आपके 20 नंबर। तो इसी तरीके से आपके कुल टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहीं से भी एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे। अगर यही मॉडल पेपर तो आप जानते हैं कि मतलब यही आएगा ही नहीं कि एकदम एग्जैक्ट यही आ जाए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो फिर उनके ऊपर जो है केस हो सकता है कि आप ऐसा बना कैसे दिए। तो ऐसा एकदम बिल्कुल आ ही नहीं सकता और कोई चांस भी नहीं होता क्योंकि पेपर हम लोग नहीं बनाते हैं, वो संस्था बनाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर फिर तब हमको क्या फ़ायदा इसे देखने से। इसे देखने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि कुछ तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट का मतलब है जो इससे रिलेट करके हम आपको टॉपिक बताएंगे उसमें से आएंगे। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान देना है और इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और कंप्लीट इसमें से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये जो मॉडल पेपर तैयार करके संस्था के द्वारा ही भेजा जाता है। और ये जो मॉडल पेपर यहाँ पे आया है तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। ये पॉइंट ध्यान देना है कि कहाँ हमको ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, इन चीज़ों पे हम देखेंगे। तो पहला है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है और यहाँ पे नहीं आपके सामने कह रहा है तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये नहीं आपको अब यहाँ पे देखना है कि क्या इसकी विशेषता थी, बल्कि आपको ये ध्यान देना है कि इसकी विशेषता क्या नहीं थी। तो
तो आप जानते हैं कि सभ्यता में भवन और सड़कें पक्की ईंट के बने थे। सड़कें और एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती भी थी, ये भी सही था। और एक ग्रामीण सभ्यता नहीं है, इसी बात को आपको ध्यान देना है कि यही जो है आपका ऑप्शन रहेगा सही, लेकिन यही चीज़ इसमें नहीं थी। तो इसी कारण से हम इसी को लगाएंगे, हमारा यही गा ऑप्शन क्या रहेगा, यही सही ऑप्शन रहेगा। बाकी ये सभी क्रिया उसमें होती थी, इसी कारण से हम कहेंगे कि ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी बल्कि एक नगरीय सभ्यता थी। इसी कारण से हम कहेंगे कि इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो ग सही रहेगा। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। कांसा क्या होता है, तो दो धातुओं से मिलकर बना है, एक जो है टिन और एक जो है तांबा। तो तांबा और टिन से मिलके बना है, ये दो धातुओं से मिलके बना है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक मिश्र धातु है जिससे बनता है कांसा। ठीक ना, टिन टिन और तांबा से मिलकर कांसा धातु बनती है। तो इस तरीके से वो मिश्र धातु होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि इसमें जो है पक्की जितनी भी सड़कें बनी है सब जो है यहाँ पे पक्की ईंटों की बनी होती थी, और सभी जो है एक दूसरे को, जो सड़कें हैं नालियाँ हैं, एक दूसरे को मतलब नाली जो होती थी वो सड़क के नीचे होती थी और जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो हमारे सामने साम्राज्य है विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था, तो दो नदी, ये ध्यान देना है कि इनके बीच का जो कारण था, तो किस क्षेत्र की ये बात हो रही है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब। एक कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब थी, ये दो नदियां हैं, इनके बीच का जो दोआब था, इन्हीं के मध्य में ये संघर्ष हुआ था। तो आपको ध्यान देना है, ये दो जो साम्राज्य हैं, इन दोनों साम्राज्य में हमको ध्यान देना है कि ये साम्राज्य और एक जो है इधर ये हमारा साम्राज्य, तो इन दोनों साम्राज्य में हमें ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच जो संघर्ष का कारण था, उस संघर्ष का कारण केवल क्या था कि ये जो नदी है हमारे सामने कृष्णा और ये जो नदी है तुंगभद्रा, तो इसी नदियों के बीच जो है ये दोआब का कारण था, इन्हीं के बीच में ये संघर्ष था। बाकी इसमें से ये कोई नदी जो है, जैसे कृष्णा तो थी लेकिन भीमा नहीं, उसमें इसमें तुंगभद्रा है लेकिन कावेरी नहीं है, इसमें कृष्णा है और कावेरी को जोड़ दिया है, मतलब ये यहाँ पे कृष्णा रहना चाहिए था। तो इसी कारण से जो है केवल ऑप्शन जो सही रहेगा वो खा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चोल चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ। तो किस क्षेत्र में हुआ था, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये तमिलकम नामक क्षेत्र में हुआ था। यही क्षेत्र है जिसको आपको ध्यान देना है, तमिलकम नामक क्षेत्र था। ये तीन ऐसे राजा थे, चोल चेर और पांड्य, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। ठीक ना, ये तीन ही राजा ऐसे हैं जिनको दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया के हम लोग हिस्ट्री में इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, वो भी एंशियंट हिस्ट्री में। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है यही लोगों का महत्व रहता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग बहुत विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक मिनट, हर बार जो है क्वेश्चन आता है और इस पे जो है आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, पिछली बार भी आया था। नल इरा दिव्य प्रबंधनम क्या है, नल इरा दिव्य प्रबंधनम क्या है, तो एक इसका जो है संबंध किससे है, ये क्या है, तो ये अलवार संत थे। ठीक ना, अलवार और नयनार संत, आपको हमने बताया था कि अलवार संत क्या होते थे, जो विष्णु के उपासक रहेंगे उनको हम कहते थे अलवार संत। ठीक ना, यानी कि जो विष्णु के उपासक उनको अलवार संत, और जो शिव के उपासक, ठीक ना, शिव की पूजा करने वाले, उनकी उपासना करने वाले, उनको नयनार संत कहते थे। आपको पता है कि नयन यानी कि ये जो है यहाँ से तीसरे नेत्र की बात अगर हम लोग करें तो किसके पास होता था, शिव के पास। तो हम याद रखेंगे कि ये जो तीसरा नेत्र, इससे याद रखेंगे कि शिव के जो भक्त थे यानी जो उनके संत थे उनको क्या कहते थे, तलवार, और जो है नहीं, जो मतलब उनको नयनार, और जो विष्णु के उपासक थे इनको कहते थे अलवार। तो ये अलवार संतों का एक काव्य संकलन था, तो इसी कारण से ऑप्शन हमारा होना चाहिए दूसरा सही, खा ऑप्शन सही होना चाहिए, अलवार संतों का एक काव्य संकलन था। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें, आप हमारे सामने क्वेश्चन है,
ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है एक कठिन लगेगा आपको, लेकिन बहुत ही आसानी से इसको समझना है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि सही विकल्प, यानी कि इनको मिला के और सही विकल्प चुनना भी है। सबसे बड़ा एक कठिन काम है। इस तरीके के क्वेश्चन क्लास 12 में ये जो पूछे गए हैं, थोड़े से मतलब इनका पैटर्न केवल चेंज किया गया है। अगर डायरेक्ट जैसे पूछ सकता था इसमें से किसी एक को उठा के, ठीक ना, कि जैसे बाजरे के दाने जो है कहाँ से मिले हैं, तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे देना चाहिए था। जो भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको सुमेलित कीजिए और इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। कम से कम एक दो तो आपके सामने आने ही चाहिए, तभी आप इसको एलिमिनेशन मेथड जो है यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उससे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं। तो बाजरे के दाने जो मिले हैं वो आपको कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा ऑप्शन आ को मिलाया जाएगा ए के साथ। तो अब देखिए ए के साथ आ को मिलाया जाएगा, इसी से तय हो गया कि आ के साथ ए वाला तो नहीं मिलेगा। अगर एक ऑप्शन आपका गलत तो इसी से ए पूरा गलत हो जाएगा, और साथ साथ ए भी और ए भी। तो एक ही आपका ये जो है मतलब ए से ही सही हो जाता है। लेकिन दूसरे की भी बात कर लेते हैं। तो मिट्टी के बने हल का प्रारूप कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है गुजरात से। और गुजरात मतलब कि यहाँ पे दूसरे नंबर का जो ऑप्शन होना चाहिए सही होना चाहिए। तो इससे भी हमको ध्यान देना है कि ये कहीं नहीं मिल रहा है, तो इससे भी जो है एक ही ऑप्शन से यहाँ पे आप सही कर सकते थे। या फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पे स्वर्ग तुगई से मिला है। तो ये भी जो है मतलब लगा सकते हैं इसके बारे में। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो इसका ऑप्शन जो है खा रहना चाहिए। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय एक भूमि होती थी, और अकबर के समय जो पोलज भूमि है, ठीक ना, नाम उसका था पोलज भूमि, और इसकी क्या विशेषता होती थी, इसका क्या मतलब था। तो ऐसी भूमि, ठीक ना, ऐसी भूमि, ये ऐसी भूमि होती थी जिसमें एक साल के बाद हर फसल की सालाना खेती होती थी। उसे हम लोग पोलज भूमि के नाम से जानते थे। एक तरीके से जो है आपके मध्यकालीन इतिहास से जोड़ के आया है। तो इससे जो है आपका ज़्यादा जो है क्वेश्चन ये अकबर और हुमायूं के समय का पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इसके सिलेबस कुछ जो है कट गए थे इसी कारण से। बाकी अगला क्वेश्चन है इस्तमरारी बंदोबस्त, और इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व की बात की जाएगी। तो ये जो है राजस्व राशि भी तय कर दी थी इसी के तहत। इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया था, ये भी सही है। इस व्यवस्था को लागू करने के समय कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर था, ये भी सही है। निर्धारित राजस्व राशि जमा ना करने पर उनकी जो है जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, जिसके तहत आपको ये याद होगा एक सूर्यास्त कानून था। सूर्यास्त कानून क्या होता था कि अगर जब जिस दिन ये निर्धारित किया जाता था कि अगर जो है आपको इस दिन आपको ये टैक्स देना है, राजस्व देना है, ठीक ना, राजस्व का मतलब ही क्या होता है, टैक्स होता है। तो इस दिन अगर आपको ये टैक्स देना है और आप नहीं देंगे, तो एक होता था सूर्यास्त कानून। और सूर्यास्त कानून के तहत क्या होता था कि अगर आप जो है टैक्स नहीं चुकाएंगे, तो उस दिन जैसे ही सूर्य डूबेगा, मतलब कि वो दिन समाप्त होते ही आपकी जमींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो जमींदारी नीलाम करने का जो कानून था उसे जो है सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते थे। तो इसमें इस्तमरारी बंदोबस्त का यानी ऑप्शन जो रहेगा इसमें सही क्या होना चाहिए, तो सही होना चाहिए इसमें सभी जो है, यानी उपरोक्त सभी बातें इसमें हैं। तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आपका घा पे, यानी जो है चौथे नंबर का ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन है 1798 ईस्वी में सहायक संधि। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके की संधि, एक सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड वेलीजली। इनको लॉर्ड वर्ड नहीं कहना चाहिए बेवकूफ़ों को, केवल वेलीजली याद रखें फिर भी चल जाएगा। तो इसके द्वारा ये सहायक संधि का प्रारूप जो है तैयार किया गया था। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये जो एक डलहौजी था इसके द्वारा हड़प नीति, तो अगर हड़प नीति भी आएगी तो याद रखिएगा इसको। और बाकी जो है
ये जो वेली जली है इसके लिए सहायक संधि। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद, ये जो घटना हुई थी चौरा चौरी की, इस घटना के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो इस घटना के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन इस समय था नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय था नहीं, असहयोग आंदोलन, ठीक, असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था। अब होम रूल आंदोलन क्या है, तो होम रूल आंदोलन आप जानते हैं कि ये दो तरीके के लोग चलाए थे। एक जो है इनको हम याद रखते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक, और जो है एक थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो इन दोनों के द्वारा जो है ये 1917 ईस्वी में चलाया गया था। इधर नहीं चल रहा है, 1917 ईस्वी में जो है इसे चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों अलग अलग जगह पे जो है अपने मुख्यालय निर्धारित किए थे। जैसे होम रूल आंदोलन में जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने जो है पुणे में इसे स्थापित किया था, और जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, इन्होंने जो है इसे मद्रास में, तो इनका मुख्यालय मद्रास में था। ये होम रूल आंदोलन हम आपको बताएंगे आगे। बाकी इसमें शाखाएं इसमें 6 रहती हैं और उसमें 200 रहती हैं, तो इन सब पे चर्चा की जाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव, जो ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव था वो किसने पेश किया था। तो महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। तो ये चीज आप याद रखेंगे। बाकी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद हैं, और प्रारूप समिति जानते हैं तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। तो ये भी जो है आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अतिलघुत्तरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन